नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, जहां संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। इससे पहले यानी एक दिन पहले बुधवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। संसदीय मामलों के मंत्रालय के मुताबिक यह बैठक दोपहर 3 बजे रखी गई थी। आपको बता दें कि संसद की लाइब्रेरी में यह बैठक की गई। वहीं विपक्ष इस बैठक का बाइकआउट करते हुए दिखा। आपको बताते चले कि राहुल की इस संसदीय छीनने और अडानी मामले में चर्चा नहीं होने से कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां नाराज हैं। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर लाए अध्यादेश की वजह से केंद्र सरकार के विरोध में है। वहीं लोकसभा सचिवालय के एक बुलेटिन आपको बता दें कि सत्र में यूसीसी समेत 21 नए बिल को लेकर पेश करने और पारित किया जा सकता है, यह उम्मीद लगाई गई है। आपको बताते चले कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पहले सर्वदलीय बैठक 18 जुलाई को बुलाई थी, लेकिन एनडीए और इंडिया की बैठकों के चलते इसे टालना पड़ा था। मानसून सत्र में हंगामा होने के आसार है। एक और जहां सत्ता पक्ष जरूरी विधेयकों को पारित कराने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, महंगाई और अडानी मामले पर जेपीसी गठित करने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली में मंगलवार को हुई एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन को कहा कि साथ तो आ सकते हैं, पास नहीं। केरल में लेफ्ट कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में हाथ पकड़कर फंस रहे हैं। बंगाल में लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस लड़ रहे हैं, लेकिन बेंगलुरु में साथ खड़े हैं। जनता जानती है ये मिशन नहीं बल्कि मजबूरियां हैं। इन्हें अपने कार्यकर्ताओं की भी चिंता नहीं है। एनडीए के 25 साल पूरे होने पर मोदी ने कहा कि एनडीए में एन का मतलब न्यू इंडिया, डी का मतलब डेवलपमेंट नेशन यानी और विकसित राष्ट्र, और ए का अर्थ है कि एस्पिरेशन यानी कि लोगों की आकांक्षा। आज युवा, महिलाएं, मध्य वर्ग, दलित और वंचितों को एनडीए पर भरोसा है। हमारा संकल्प पॉजिटिव है, एजेंडा पॉजिटिव है और रास्ता भी पॉजिटिव है। सरकारें बहुमत से बनती हैं, सबके साथ से चलती हैं। देश में राजनीतिक गठबंधन का पुराना इतिहास है, लेकिन नकारात्मक विचार से बने गठबंधन सफल नहीं हुए। एनडीए का लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि एनडीए की किसी के विरोध में नहीं बना था, बल्कि एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था। इसका गठन देश की स्थिरता लाने के लिए हुआ था। जब देश में स्थिर सरकार होती है तो देश कालजयी फैसले लेता है। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि हमारे साथ आज बादल जी और बाला साहेब के सच्चे अनुयायी मौजूद हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने अटल जी के दौर में भी देखा था कि पिछले 9 सालों में बार बार देख रहे हैं। आज पूरे विश्व का भारत पर भरोसा बढ़ा है। कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी सभी का विश्वास एनडीए पर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली सरकार के अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन मिलते ही पक्ष विपक्ष की शक्ति का आकलन लिया जाने लगा है।
लेकिन लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी संख्या बल के हिसाब से विपक्ष के आगे भाजपा कमजोर पड़ती नहीं दिख रही है। उच्च सदन में पहली बार भाजपा सदस्यों की संख्या इतनी हुई है। ऐसे में मानसून सत्र के दौरान यदि अध्यादेश पर मतदान की स्थिति आती भी है तो संयुक्त विपक्ष पर भाजपा भारी पड़ने की स्थिति में है। हालांकि अध्यादेश को पारित कराने के लिए उसे अन्य दलों का भी सहारा लेने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि उसके पास 8 सदस्य कम पड़ रहे हैं। अभी राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 237 है। ऐसे में किसी भी अध्यादेश को पारित कराने के लिए कम से कम 119 सदस्यों की जरूरत पड़ेगी, जबकि भाजपा के सिर्फ 92 सदस्य हैं। वहीं आपको बताते चले कि मनोनीत 5 सदस्यों को भी शामिल कर लिया जाए तो यह संख्या 97 तक पहुंच सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रथ रोकने के लिए देश के 26 राजनीतिक पार्टियों के नेता 18 जुलाई को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मिले, लेकिन इसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन शामिल नहीं हुई थी। वहीं AIMIM ने बेंगलुरु की बैठक को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने हमें नहीं बुलाया, उनके लिए हम राजनीतिक अछूत हैं। पठान ने कहा कि उस बैठक में नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं, जो कभी बीजेपी के साथ सरकार में रही। ये सब अचानक से सेकुलर हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि वहां केजरीवाल जी हैं, उन्होंने गुजरात के चुनाव में गालियां देकर कांग्रेस को हरवा दिया और अब जाकर उनके साथ बैठे हुए हैं, वे भी सेकुलर हो गए हैं। वहीं AIMIM प्रवक्ता ने विपक्षी दलों पर उनकी पार्टी को अलग थलग रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष का कहना है कि हमें संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और बीजेपी को हराना है। तो हराना भी मेन मुद्दा यही है कि किसी भी तरह बीजेपी को हराएं और 2024 में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बने। आप हमको नजर अंदाज कैसे कर सकते हैं, ये वारिस पठान ने कहा। किस तरह से विपक्षी जो सो कॉल्ड कथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, 2 दिन से बेंगलुरु के अंदर मिल रहे हैं, ये 17-18 पार्टियां हैं। हमको तो नहीं बुलाया, हम तो इनके लिए पॉलिटिकल अनटचेबल्स है। मगर वहां पे देखने वाली बात यह है कि वहां नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं जो बीजेपी के साथ थे, वहां पर उद्धव ठाकरे जी बैठे हुए हैं जो बीजेपी के साथ थे, महबूबा मुफ्ती बैठी हुई है वो बीजेपी के साथ थी। अभी अचानक से सब सेक्युलर हो गए। वहां पर केजरीवाल जी है। गुजरात के चुनाव में आप हमने सबने देखा किस तरह कांग्रेस को गालियां दे दे के वहां पर हरा दिया। आज वो भी जाके बैठ गए वहां पर उनकी गोद में, वो भी सेक्युलर हो गए हैं। तो अभी इब्तिदाई इश्केर होता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। अब इनका ये बोलना है कि हम संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी बचाना है, बीजेपी को हराना है। तो अरे भाई साहब, हमारा भी मेन मुद्दा, मेन मंशा, मेन इरादा यही है कि हम किसी भी तरह बीजेपी को हराएं और 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर न बने, इसकी पूरी कोशिश करें। और हम तो पूरी तरह से लगे हुए हैं, हम पूरी जद्दोजहद में, हम पूरी एफर्ट्स लगा देंगे कि किसी भी तरह बीजेपी हारे और मोदी फिर से प्रधान। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां ATS को पाकिस्तानी सेना की वर्दी में सीमा हैदर का एक फोटो और सोशल मीडिया पर उसके भारतीय सैनिकों और NCR के कई युवकों से जुड़ने की जानकारी मिली है। इससे सीमा हैदर पर शक बढ़ रहा है। इस फोटो को लेकर ATS ने सीमा से सवाल पूछा कि क्या वह पाकिस्तानी आर्मी से जुड़ी हैं। हालांकि यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है या फिर उसके नष्ट किए गए मोबाइल से जुटाया गया है, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन 2 दिन तक पूछताछ के बाद भी जांच पूरी नहीं हुई। वहीं आपको बता दें कि इशारा कर रहा है कि ATS को ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे सीमा हैदर व उसके मददगार सचिन मीणा पर आने वाले समय में कानून का शिकंजा और कसता जा सकता है। वहीं जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की भर्ती में फोटो को लेकर उसने गुमराह और फिराक का जवाब बनाया। सीमा ने कभी उसका फोटो होने से इनकार किया तो कभी उसके भाई की वर्दी बताया, लेकिन नेम प्लेट पर उसके भाई से अलग नाम होने पर उसने इसे अपने भाई के दोस्त की वर्दी बताया। इसके अलावा
चल रहा है कि उसने भारतीय सेना से जुड़े लोगों से सोशल मीडिया पर संपर्क बढ़ाया। इसके अलावा उसने दिल्ली एनसीआर के युवाओं से भी जुड़ने का पूरा प्रयास किया। इसके नाम से बने एक फेसबुक पेज पर लगभग 2.5 लाख फॉलोवर्स हैं। इसे सीमा हैदर ने फेक बताया था। इसकी भी जांच की जा रही है क्योंकि इस पेज से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई है। वहीं सीमा के मोबाइल से रिकवर की गई 2 वीडियो ऑन बताई जा रही है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां 1 हफ्ते से अधिक तक अपना रौद्र रूप दिखाने के बाद आखिरकार मंगलवार को यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ ही गया। लेकिन बुधवार को सुबह 9 बजे फिर से जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। वहीं मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जताई है। यमुना का जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। वहीं बुधवार को सुबह यानी कि आज सुबह 9 बजे का जलस्तर लगभग 205.60 दर्ज किया गया। मंगलवार शाम 5:30 बजे तक औसतन 00.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। रिज में सर्वाधिक 21.0 और पीतमपुरा में 11.0 और मुंगेशपुर में 4.0, लोधी में 3.9 और पालम में 0.6 बारिश दर्ज की गई थी। वहीं दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। आपको बताते चले कि न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को कंटेंट को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर भारतीय संस्कृति और समाज को अपमानित करने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की थी। उन्होंने ओटीटी प्रतिनिधियों से प्लेटफॉर्म का कहां और ऐसा कंटेंट नहीं रिलीज किया जाना चाहिए जिससे दुष्प्रचार फैले, और इस बात का भी ख्याल रखें कि प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल विचारधारा आधारित पक्षपात के लिए नहीं होना चाहिए। अनुराग ने कहा कि भारत एक विविधताओं में भरा देश है। ओटीटी प्लेटफॉर्म को देश की समग्र चेतना को प्रदर्शित करना चाहिए और सभी उम्र के लोगों को अच्छे अनुभव वाला कंटेंट प्रदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में इन प्लेटफॉर्म को देश की संस्कृति विविधता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अनुराग ने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गठजोड़ और संपर्कों की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वहीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चार्टर्ड प्लेन की भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। आपको बताते चले कि प्लेन में तकनीकी खराबी आई थी। सोनिया राहुल इस प्लेन से बेंगलुरु से दिल्ली जा रहे थे। करीब 1.5 घंटे भोपाल एयरपोर्ट पर रुकने के बाद दोनों रात 9:35 पर इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं राहुल सोनिया भोपाल एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में रुके थे। आपको बताते चले कि इस दौरान भोपाल के कांग्रेस नेताओं ने वहां पहुंचकर उनसे मुलाकात की। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, कुणाल चौधरी, आरिफ मसूद और शोभा ओझा समेत कई कांग्रेस नेता एयरपोर्ट पहुंच गए थे। सोनिया राहुल गांधी मंगलवार को बेंगलुरु में विपक्षी एकता की दूसरी दिन की बैठक में शामिल हुए। इसके बाद शाम को निजी प्लेन से दिल्ली लौट रहे थे। बेंगलुरु में दिल्ली जाने के लिए विमान भोपाल के एयर स्पेस से गुजर रहा था। इसी दौरान प्लेन में तकनीकी दिक्कत महसूस होने के बाद भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सोनिया और राहुल गांधी इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली जाने के लिए वीआईपी लाउंज से निकले। इस दौरान उनकी डिपार्चर सिक्योरिटी चेकिंग भी की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए पी न्यूज। नमस्कार।